डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, पहले हम डिफाइन कर लें जी टोटल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, द यूज ऑफ both operating and financing cost by the firm. In other words, the use of total cost, और या अगर हम बात करें, हम पूरी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा यहाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट जर्नली क्या होती है जी? जनरली होती है सबसे पहले आपके पास सेल्स सिमिलर माइनस CGS, this becomes gross profit minus admin and selling, this becomes your EBIT। EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, this becomes your अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप माइनस करते हैं टैक्स, this becomes your नेट इनकम। और अर्निंग, अर्निंग के अंदर से आप माइनस करते हैं प्रेफर डिविडेंड, दिस बिकम्स अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। और इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक को डिवाइड कर देते हैं आप नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स के ऊपर, दिस बिकम्स योर EPS। ठीक है, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, सेल से, एंड हो रही है EPS के ऊपर। दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, जो जनरल इनकम स्टेटमेंट आपको तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में मिल जाती है। टोटल रेस को अगर हम यहाँ टोटल लेवरेज को डिवाइड करें तो यूज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द यूज ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल लेवरेज। सो टोटल लेवरेज इज इक्वल टू द यूज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस इज योर ऑपरेशंस कॉस्ट एंड दिस इज योर फाइनेंसिंग कॉस्ट। अगर दोनों कॉस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज योर टोटल लेवरेज। अच्छा, टोटल लेवरेज कहेंगे, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज की डेफिनेशन क्या है? 1% चेंज इन EBIT दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स। यहाँ से डेफिनेशन देख लेते हैं, द परसेंटेज चेंज इन योर अर्निंग पर शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम 1% चेंज इन सेल्स। यानी EPS के अंदर अगर 1% चेंज आता है और वो आता है ड्यू टू सेल्स, तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीकाकार हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लाई डिग्री, पहले आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करें, फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करें। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज आएगी, पहला। दूसरा तरीकाकार, क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस, कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, अगर आपको याद हो प्राइस मल्टी माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करें, क्यू माइनस प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। अगर आप इनके दो हिस्से कर लें ऐसे, तो ये आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट नजर आ रहा होगा। और अगर PD इन माइनस इंटरेस्ट प्रेफर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, ये आपको फाइनेंशियल पोर्शन नजर आ रहा है, ये उस फार्मूले का हिस्सा है। दोनों फार्मूलाज को अगर हम इकट्ठा करें तो ये डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज बनती है। अगर हमारे पास ये फार्मूला हमारे सामने आए तो हमें कब इस्तेमाल करना है? जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी दी हो, पर यूनिट प्राइस दी हो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दी हो, कोई फिक्स कॉस्ट दी हो, हम इस फार्मूले को अगर इस्तेमाल करें तो डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज निकल आएगी। ऑन द अदर साइड हमें कोई EBIT दी गई है, हमें कोई इंटरेस्ट बताया गया है, हमें कोई फिक्स कॉस्ट बताई गई है, तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज निकल आएगी। अगर आप इन दोनों को यूज नहीं करना चाहते तो आप दोबारा से फर्स्ट पे आ जाएं, आप ऑपरेटिंग लेवरेज अलहदा कैलकुलेट करें, फाइनेंशियल लेवरेज अलहदा कैलकुलेट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों ही आपकी डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज बना देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, इसने दोनों तरीके से किया हुआ है। वो ये कहता है इस एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपए डेट है 8% के ऊपर,
Recall that selling price was 50. Variable cost per unit is 25. Fixed cost is 100. Assume that 40% is your tax rate. Determine the degree of leverage at 8,000 units को थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, इसको फार्मूले के साथ मैचअप करेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा जी 2 लाख रुपए इंटरेस्ट है, सॉरी 2 लाख रुपए डेट है, 8% इंटरेस्ट रेट है, 50% पर यूनिट प्राइस है, 25 जो है वेरिएबल कॉस्ट है, 100,000 फिक्स कॉस्ट है, 40% टैक्स रेट है और 8,000 यूनिट पे बनानी है। अब इस पूरी एग्जांपल के अंदर मुझे प्रेफर्ड डिविडेंड या प्रेफर्ड स्टॉक नहीं मिला। जब मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब है कि प्रेफर्ड स्टॉक की कोई कहानी यहाँ मौजूद नहीं है। अब क्योंकि ये सारा कुछ यूनिट्स में दिया हुआ है, यूनिट्स में, तो ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होता है। 8,000 यूनिट्स क्वांटिटी, 50 प्राइस, 25 वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्यू, प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट, ये 1,000 फिक्स कॉस्ट, ये 1,000 फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज 16,000। ये कैसे आया 16,000? 200,000 आपका टोटल डेट है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 8% से, दैट बिकम्स 16,000। ठीक है, और यही 16,000 उसने यहाँ से लेकर यहाँ इनपुट कर दिया। अब अगर हम इस फॉर्मूले के इस पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि प्रेफर्ड डिविडेंड या प्रेफर्ड स्टॉक की कोई बात नहीं की, तो लिहाजा जब वो अवेलेबल नहीं है तो हमने इसके अंदर जो डाटा अवेलेबल था वो हमने पुट किया, और पुट करने के बाद हमें पता चला जी हमारी डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज कितनी है। डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज हमारे पास है जनाब 2.38, 2.38। अब ये 2.38 क्या डिफाइन कर रहा है? ये 2.38 डिफाइन कर रहा है जी 1% चेंज इन सेल प्रोड्यूस 2.3% चेंज इन योर ईपीएस। यहाँ इसने एक और भी डिफाइन किया हुआ एक और तरीके से 10% चेंज इन सेल्स। अगर सेल में 10% चेंज आती है तो आपकी जो ईपीएस है वो 23.8 से हो जाएगी। ऑब्वियसली 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा सेम। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो जाहिर है ये 2.8 की तरह जगह 23.8 हो जाएगा। तो उसने 10% के हिसाब से किया है, आप 1% के हिसाब से करें बात सेम ही है कि 1% चेंज होगा तो 2.3% चेंज आएगा ईपीएस में। अगर 10% सेल में चेंज आएगा तो 23.8% आएगा चेंज इन सेल। और अगर 100% की बात करेंगे कि 100% चेंज आया सेल में, तो यहाँ ईपीएस में 238% चेंज आएगा। दूसरा तरीका उसने कैलकुलेट किया जी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये कैलकुलेट की 8,000 पर यूनिट, 8,000 यूनिट, 50 पर यूनिट प्राइस, 25 पर यूनिट कॉस्ट माइनस एफसी, ये 2 निकला। डीएफएल किस तरह होगा जी? 100,000, ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100,000 माइनस इंटरेस्ट। ये बेसिकली अगर किसी को याद हो तो ये ऐसे था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी प्लस एफसी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस 16 माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, तो ईबीआईटी हमें निकालने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो 100,000 के उसने के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास 1.19 डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आया। तो ये दोनों बराबर है, यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहें, यानी दो फार्मूलाज अप्लाई करें, ऑपरेटिंग लिवरेज का और फाइनेंशियल लिवरेज का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्टली हमारे पास दो फार्मूलाज अवेलेबल हैं। एक एक आपका यूनिट्स के हिसाब से है और एक आपका ईवीएटी के पर्सपेक्टिव से है। दोनों फार्मूलाज आपके पास अवेलेबल हैं। ये हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज कैलकुलेट हो जाता है। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज और टोटल फर्म रिस्क की बात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज में आपके पास ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों हैं। और जब हमने डिफाइन किया कि टोटल फर्म रिस्क इज इक्वल टू ऑपरेटिंग
एंड फाइनेंशियल, दोनों को अगर आप ऐड करें दैट बिकम्स योर टोटल बिजनेस, टोटल फर्म रिस्क। तो इनको ऐड करें तो टोटल फर्म रिस्क बनता है। और ये दोनों चीज़ें आप डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज में देखते हैं। कैसे देखते हैं? बिकॉज डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज के अंदर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके बाद दैट इज बेसिकली कैश फ्लो एबिलिटी। कैश फ्लो एबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोई डेट लेते हैं तो उस डेट को पे बैक कैसे कर सकेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो एबिलिटी। कैश फ्लो की दो रेशोज हम लोग चेक करते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, वही दो रेशोज लाजमी चेक करता है। एक को कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब ये है कि आप कितनी दफ़ा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। आसान सा फार्मूला है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो आपकी ईबीआईटी जनरेट होती है उसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर डिवाइड करें, आपके पास इन टाइम्स आंसर आ जाएगा कि हाउ मैनी टाइम्स यू कैन पे बैक योर इंटरेस्ट। ऑन द अदर साइड अगर आप लॉन्ग टर्म को देखना चाहते हैं, यानी आप डेट सर्विस का मतलब है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप अपना डेट कितना कवर करते हैं, कितने टाइम्स आप अपनी डेट की प्रिंसिपल पे बैक कर सकते हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 1 - टी। फिर देखें इसको हमने आफ्टर टैक्स किए, बिफोर टैक्स किया, सॉरी। जब भी 1 - टी यानी 1 - टैक्स से डिवाइड होगा, आपने हमेशा ये बात समझ जानी है कि अमाउंट बिफोर टैक्स हो रही है, क्योंकि हम इसको आफ्टर टैक्स करने के लिए हमेशा अमाउंट को 1 - टी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम इसको 1 - टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आफ्टर टैक्स होगी, 1 - टैक्स रेट से डिवाइड करेंगे तो ये बिफोर टैक्स होगी। दो कवरेज रेशो हम चेक करते हैं किसी भी फर्म की, और ये दो कवरेज रेशो इसलिए चेक की जाती हैं ताकि अगर हम इसको डेट देते हैं तो क्या ये इसको पे बैक कर सकते हैं। तो पहली चीज जो बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी आपको डेट देता है वो सबसे पहले देखता है क्या ये मुझे इंटरेस्ट पे बैक कर सकता है। तो पहले इंटरेस्ट पे बैक कैपेसिटी देखी जाती है। सेकंड होती है जी डेट सर्विस बर्डन, डेट पेइंग कैपेसिटी। सो डेट पेइंग कैपेसिटी का मतलब है कि अगर वो इंटरेस्ट पे बैक कर सकता है तो ये देखा जाता है कि वो प्रिंसिपल कितनी दफ़ा पे बैक कर सकता है। जैसे कि यहाँ इसने एक एग्जांपल शो की ये वाली कि 6 मिलियन आपकी ईबीआईटी है, 1.5 मिलियन आपका इंटरेस्ट है। 1 मिलियन आप 1 मिलियन इस दफ़ा की प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर याद हो तो टाइम वैल्यू मनी के अंदर एंड में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अंदर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को हर इंस्टॉलमेंट में अलहदा कर लेते हैं। तो ये टोटल इंटरेस्ट है डेट के ऊपर, ये उस वक्त की एक प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, इसको हमने बिफोर टैक्स किया और हमारे पास एक आंसर आया 1.89। 1.89 का क्या मतलब है? 1.89 का मतलब है कि अगर आपका 1.5% आपने कोई डेट लिया हुआ है और आप उसका 1.5 मिलियन जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो करंटली यू आर इन अ पोजीशन कि आप अगर वो प्रिंसिपल दे भी देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास 0.89 जो है क्या कहते हैं कैपेसिटी मौजूद है, पेइंग पेइंग कैपेसिटी। यानी डेट को और प्रिंसिपल को अगर आप वापस करते हैं तो दैट बिकम्स वन, दिस वन पोर्शन। और अगर आप उसके अलावा देखें तो आपकी अभी भी कैपेसिटी 0.89 उस पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा है जितनी रिक्वायर्ड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।